नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं जा रहा हूँ पूर्णागिरि धाम में दर्शन करने के लिए। सबसे पहले पूर्णागिरि धाम जाने के लिए आपको टनकपुर पहुँचना होगा। मैं बस से टनकपुर जा रहा था तो रास्ते में बस ने एक जगह रोका जहाँ पर कोलू फार्म में गन्ने के रस से गुड़ को बनाया जा रहा था। बस के यात्रियों ने कंडक्टर को बोलकर बस रुकवाई और यहाँ से बड़े बड़े गुड़ के डिब्बे परचेज किए, क्योंकि यहाँ पर प्योर और शुद्ध गुड़ बन रहा था। गन्ने के रस को कोलू मशीन से निकालकर एक टैंक में इकट्ठा किया जा रहा था और उस टैंक में पाइप लगाकर उस गन्ने के रस को इस ज़मीन में दबी हुई कढ़ाइयों में डाला जा रहा था। आप सामने 4 कढ़ाइयाँ ज़मीन में दबी हुई देख सकते हैं, जिन पर गन्ने के रस को डालकर पकाया जा रहा था और उससे गुड़ बनाया जा रहा था। कुछ देर रुकने के बाद बस निकल पड़ी टनकपुर जाने के लिए। मैंने बरेली से टनकपुर जाने के लिए बस पकड़ी और टनकपुर पहुंचने के बाद मैंने यहां से चलने वाली पूर्णागिरि धाम के लिए टैक्सी पकड़ी। यहां पर पूर्णागिरि धाम जाने के लिए टैक्सी वाले 70 रुपये लेते हैं। टनकपुर से पूर्णागिरि धाम की दूरी करीब 20 से 21 किलोमीटर है। अगर आप पूर्णागिरि धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बस या ट्रेन से टनकपुर तक पहुँचना होगा और फिर वहाँ से टैक्सी लेकर आप पूर्णागिरि धाम तक आ सकते हैं, या फिर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से सीधे पूर्णागिरि धाम भी आ सकते हैं। रास्ते में आपको दोनों तरफ जंगल, पहाड़ी, नदियाँ और बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। कुछ देर बाद मैं पहुंच गया पूर्णागिरि धाम। पूर्णागिरि धाम आने के लिए टनकपुर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही पूर्णागिरि धाम से टनकपुर वापस जाने के लिए आपको कोई दिक्कत होगी। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड में आपको कई सारी टैक्सियाँ खड़ी मिल जाएंगी, जो कि आपको 70 रुपये में पूर्णागिरि धाम लेके भी आती हैं और 70 रुपये में वापस टनकपुर तक छोड़ के भी आती हैं। पूर्णागिरि धाम पहुँचने पर यहाँ पर आपको एक प्रवेश द्वार मिलेगा। इससे होते हुए आपको अंदर जाना होता है। प्रवेश द्वार से सामने राइट हैंड साइड पे काल भैरव मंदिर जाने का भी प्रवेश द्वार दिखाई देगा। नीचे उतरने पर सबसे पहले आपको माँ काली की और हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर प्रणाम कर आप सीधे बढ़ सकते हैं काल भैरव मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए। आपको ये सीधा रास्ता पूर्णागिरि धाम की ओर ले जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पर बने हुए द्वार से आप काल भैरव मंदिर तक चले जाएंगे। मैंने सबसे पहले काल भैरव मंदिर में जाकर दर्शन किए। माना जाता है कि भैरवनाथ ही माँ पूर्णागिरि के द्वारपाल है और दर्शन के लिए जाने की अनुमति देते हैं। पूर्णागिरि मंदिर में जाने से पहले भैरव मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा की जाती है। आप सामने बाबा भैरवनाथ मंदिर में भगवान भैरव की प्रतिमा लगी हुई देख सकते हैं। मैंने मंदिर में जाकर दर्शन किए, प्रणाम किया और आ गया बाहर की तरफ। और अब मुझे चलना था पूर्णागिरि धाम में माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर काल भैरव मंदिर के बगल में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति भी रखी हुई थी और साथ में गणेश जी माता पार्वती की गोद में बैठे हुए दिखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा पवित्र माँ पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर शहर या नगर पालिका बोर्ड में स्थित है। ये बहुत ही धार्मिक स्थल है और नेपाल सीमा से सटा हुआ है और शारदा नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर 108 सिद्ध पीठों और 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और हर साल हजारों से ज़्यादा भक्त देवी माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। पूर्णागिरि मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है। मंदिर अन्नपूर्णा पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के सभी पवित्र पर्यटक आकर्षणों में सबसे महत्वपूर्ण और अवश्य देखे जाने वाले मंदिरों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों का मानना है कि माँ पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन के साथ सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन करना भी ज़रूरी है, अन्यथा इस पवित्र धाम की यात्रा आध्यात्मिक रूप से उतनी पूर्ण नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसलिए हम सिद्ध धाम में दर्शन करने के लिए आगे नेपाल भी जाएंगे। यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति भी लगी हुई थी। मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी
जहाँ पर इतनी सारी धर्मशालाएं थी। यहाँ पर आपको दुकान से प्रसाद लेना होता है और आप धर्मशाला में रुककर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर सामने अनब्रेकेबल यानी ना टूटने वाली मूर्तियों की दुकान भी लगी हुई थी। इसी के सामने एक और धर्मशाला बनी हुई थी। सच बताऊं तो पूर्णागिरि धाम में इतनी सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं और भारत के डिफरेंट शहरों के नाम लगे हुए हैं, जैसे लखनऊ वालों के लिए धर्मशाला, तिलहर वालों के लिए धर्मशाला, कन्नौज वालों के लिए धर्मशाला, साउथ इंडिया वालों के लिए अलग धर्मशाला। मतलब यहाँ पर आप अलग अलग शहर के लोगों के लिए अलग अलग धर्मशालाएं लगी हुई देख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ से प्रसाद लेना है और आप यहाँ पर निःशुल्क आराम कर सकते हैं। यहाँ पर सारी धर्मशालाएं खुली हुई हैं। ये थी तिलहर वालों की धर्मशाला। यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको बंद कमरों की धर्मशाला ही मिलेगी, बाकी सारी धर्मशालाएं खुली हुई हैं। मां पूर्णागिरि धाम का ट्रैक करीब 4 किलोमीटर लंबा और खड़ी चढ़ाई वाला है। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां से मंदिर में ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते बने हुए थे। एक तो ये शॉर्टकट था, सीढ़ियों वाला रास्ता, और इसी के बगल में बना हुआ था दूसरा प्लेन और सपाट रास्ता। सीढ़ियों वाला रास्ता हमेशा थकाने वाला होता है, लेकिन शॉर्टकट भी यही होता है, इसलिए मैं सीढ़ी वाले रास्ते से ऊपर बढ़ चला। जिस दिन मैं पूर्णागिरि धाम गया था उस दिन पूर्णागिरि धाम में कई सारी धर्मशालाओं में रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। यहाँ पर रास्ते में प्राचीन धूनी नवदुर्गा ज्योति दर्शन स्थल भी बना हुआ था, जहाँ पर जाकर मैंने दर्शन किए। प्राचीन धूनी स्थल में साल भर अखंड ज्योति जली रहती है, लेकिन विशेष ज्योति हर नवरात्र के अवसर पर जलाई जाती है। इस मंदिर के चारों तरफ काफ़ी अच्छा नज़ारा था। चारों तरफ अच्छी खासी हरियाली थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं बढ़ चला आगे पूर्णागिरि मंदिर की ओर। ये है बदायूं वालों की धर्मशाला और इसके बगल में भगवान शिव की एक और प्रतिमा रखी हुई है आशीर्वाद देते हुए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मामृतात। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रणाम कर मैं बढ़ चला फिर आगे। मैंने 16 फरवरी को पूर्णागिरि धाम की यात्रा की थी और सच बताऊं तो पूरा रास्ता ही खाली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम श्रद्धालु दिखेंगे। यहाँ पर एक और चरण पादुका प्रवेश द्वार बना हुआ था, जिससे होते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर मंदिर की तरफ जाते हुए कई सारी पूजा सामग्री की दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनसे जुड़े हुए कई सारी धर्मशालाएं और बड़ी बड़ी खुली हुई धर्मशालाएं बनी हुई दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको कई सारी धर्मशालाओं में अंदर बाथरूम और टॉयलेट भी बनी हुई मिल जाएगी। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं या आप नहाना चाहते हैं या फ्रेश होना चाहते हैं तो आप इन धर्मशालाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्णागिरि धाम की यात्रा में खड़ी चढ़ाई है, ऐसे में आपको कंफर्टेबल कपड़ों के साथ शूज़ कैरी करने चाहिए। इससे आपकी यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खड़ी चढ़ाई होने की वजह से आप लगातार नहीं चल पाएंगे, इसलिए आप आराम से रुकते रुकते जाएं और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए ऊपर की ओर बढ़ें। यहाँ पर आगे कन्नौज वालों की भी धर्मशाला बनी हुई थी। यहाँ पर धर्मशाला में आपका स्टे निःशुल्क होता है। एक बात और, जब भी आप ट्रैक कर रहे हो कभी भी हैवी खाना मत खाएं। हमेशा
हल्का फुल्का नाश्ता करते हुए और पानी पीते हुए आगे बढ़ते जाएं। यहाँ रास्ते में एक और पूर्णागिरि मंदिर प्रवेश द्वार बना हुआ था। पूर्णागिरि मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और ये 108 सिद्ध पीठों में से भी एक है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर सती माता की नाभि गिरी थी। पूर्णागिरि को पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन भीड़ होती है उस दिन पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने में कई घंटों का टाइम भी लग जाता है, लेकिन आज मुझे लग रहा था भीड़ तो है नहीं, इसलिए मेरे दर्शन भी बहुत आसानी से और आराम से हो जाएंगे। धर्मशाला पे धर्मशाला, धर्मशाला पे धर्मशाला पार करते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा था पूर्णागिरि मंदिर की ओर। यहाँ पर रास्ते में माँ काली और भगवान शिव की एक और प्रतिमा लगी हुई थी और साथ ही साथ इनके सामने एक दान पात्र भी रखा हुआ था। यहाँ पर रास्ते में आपको मालाओं, कंगन, चूड़ियों और साज सजावट की चीज़ों की दुकानें देखने को भी मिलेंगी। यहाँ पर आपको कई सारे पिक्चर सेंटर भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप भगवान की मूर्तियों के साथ अपनी अच्छी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हुए रास्ते में भगवान गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी हुई थी, जिनको प्रणाम कर मैं आगे गया। यहाँ पर आपको ट्रैक में बीच रास्ते में कहीं कहीं पर खुला नज़ारा पहाड़ों का देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी मनमोहक लगता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, पूर्णागिरि धाम में जहाँ से ट्रैक शुरू होता है मंदिर तक जाने के लिए, वहाँ रास्ते में भगवानों की कई सारी मूर्तियाँ रास्ते में रखी गई हैं और उनके सामने दान पात्र रखा गया है। पता नहीं क्या ही चक्कर है कि इतनी सारी मूर्तियों के सामने इतने सारे दान पात्र रखे हुए हैं, और इनके पैसों का इस्तेमाल कौन करता है, ये दुकान वाले या फिर मंदिर समिति वाले। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भगवान शिव के साथ साधु महाराज जी की प्रतिमा रखी हुई थी और उसके सामने एक और दान पात्र रखा हुआ था। पूर्णागिरि मंदिर समिति की ओर से बोर्ड लगा हुआ था श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको कई सारी साज सजावट की चीज़ों की, मालाओं की, अंगूठियों की, चूड़ियों की, चश्मों की, पर्सों की कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां पर रुककर आप खरीदारी कर सकते हैं। ले लिया भैया। यहाँ पर पूर्णागिरि काली मंदिर प्रवेश द्वार बना हुआ था, यहाँ जिसके पास दुर्गा माँ की एक प्रतिमा रखी हुई थी। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और शेरा वाली माँ की प्रतिमा भी रखी हुई थी, जिसके आगे दान पात्र रखा हुआ था। थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पर हनुमान जी और दुर्गा माँ की प्रतिमा रखी हुई थी, जिसके आगे दान पात्र रखा हुआ था। यहाँ पर शिव जी, साधु महाराज, हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी हुई थी, जिसके आगे एक और दान पात्र रखा गया था। मैं अब पहुंच गया था माँ काली के मंदिर के पास, लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने से पहले मुझे जाना था पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये है रामबेड़ा प्रवेश द्वार, जहाँ से आपको पूर्णागिरि मंदिर तक पहुँचने के लिए 480 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, और वो भी एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई पर। यहाँ पर कोई भी शू स्टैंड नहीं बना हुआ है। आप जब किसी दुकान से प्रसाद लेंगे तब वो आपका शू अपने पास रखेंगे, इसलिए मैंने प्रसाद लिया और अपना शू उस शॉप में रख दिया और मैं बढ़ चला आगे पूर्णागिरि मंदिर की ओर। आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए मैं बड़ी आराम से ऊपर मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। जब भीड़ होती है तो यहाँ पर मंदिर तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, कभी कभी कुछ घंटों से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है मंदिर तक पहुँचने में। लेकिन मुझे मंदिर तक पहुँचने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा और मैं मंदिर में करीब 5 से 10 मिनट भी रुका रहा। ज़्यादा सीढ़ियाँ होने की वजह से आपको बहुत जल्दी थकावट भी लगने लगेगी, इसलिए
आपको ऊपर थोड़ा रुकते रुकते जाना होता है। एक टाइम पर ऊपर चढ़ते हुए लगातार सांस भी फूलने लगती है, इसलिए रुकते रुकते जाना ऊपर काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर पूर्णागिरि मंदिर की ओर जाते हुए आपको पहाड़ और घाटियों के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किनारे लगी हुई सेफ्टी जालियों में श्रद्धालुओं ने अपने मन्नत कपड़ों को बांधा हुआ था। यहाँ पे जब आप रामबेड़ा द्वार से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो यहाँ पर सीधी एकदम से खड़ी चढ़ाई है, जिसकी वजह से बुजुर्गों को ऊपर चढ़ने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मैं लगातार मंदिर की ओर ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा था, इसलिए मैं भी हाँफने लगा था। मैं अब मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच गया था। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ था जो कि अब बंद कर दिया गया है, जिसका कि द्वार आप सामने देख सकते हैं। यहाँ से आपको पहाड़ी वादियों और शारदा नदी का बहुत ही खुला क्षेत्र सा दिखाई देगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ पर पूर्णागिरि मंदिर में अंदर जाने से पहले काफ़ी सारी घंटियाँ लगी हुई थी। यहाँ पर मैं कुछ देर रुका रहा क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा था। कुछ देर रुकने के बाद मैं बढ़ चला ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी कई सारी घंटियाँ लगी हुई थी और बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार था। आप देख सकते हैं अब यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए जाना था पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं सच बताऊं तो मेरा पूर्णागिरि मंदिर में जाने का कोई प्लान नहीं था। अचानक से मन में ख्याल आया और मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा टनकपुर के लिए। और फिर टनकपुर से मैं सीधे आ गया पूर्णागिरि धाम में पूर्णागिरि माँ के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मंदिर में अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। आप देख सकते हैं मंदिर में बहुत ही हल्की भीड़ थी, इक्का दुक्का लोग थे। इसके अंदर रखी हुई है माता जी की प्रतिमा और यहाँ पर लोगों ने अपने मन्नत कपड़ों को बांधा हुआ है, जिससे यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ से आप पहाड़ी घाटियों को देख सकते हैं और दूर तक फैली हुई शारदा नदी को भी देख सकते हैं। ये नज़ारा बहुत ही शानदार था। मैं यहाँ करीब 15 से 20 मिनट रुका रहा। इस मंदिर के पीछे नेपाल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। मुझे मंदिर में माता जी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। मैंने प्रणाम किया और करीब मंदिर के सामने 5 से 10 मिनट तक रुका रहा। उसके बाद मैं निकल पड़ा नीचे की तरफ। यहाँ पहाड़ी चट्टान के पीछे माता जी की एक और प्रतिमा रखी हुई थी। उससे थोड़ा आगे हनुमान जी की और माता जी की घोड़े पर बैठी हुई एक और प्रतिमा रखी हुई थी, जिसको प्रणाम कर मैं बढ़ चला आगे माँ काली के मंदिर में जाने के लिए। माँ पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग माँ काली के दर्शन करने के लिए आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मैंने माँ काली के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और चल दिया नीचे झूठे के मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि एक व्यापारी ने माँ पूर्णागिरि से वादा किया था कि अगर उसकी पुत्र की इच्छा पूरी हुई तो वह सोने का मंदिर बनवाएगा, लेकिन लालच आने पर उसने तांबे में सोने का पानी चढ़ाकर मंदिर बनवा दिया। इसी वजह से इसे झूठे का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में किसी तरह की पूजा पाठ नहीं होती है। यहाँ पर नीचे जाते हुए भगवान विष्णु की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा भी रखी हुई थी। अब मैं नीचे टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा था क्योंकि अब मुझे निकलना था टनकपुर और फिर टनकपुर से बैटरी रिक्शा लेकर मुझे जाना था सिद्धधाम के लिए। यहाँ सिद्धधाम जाने के लिए सबसे पहले आपको टनकपुर से बैटरी रिक्शा लेना पड़ेगा, जो कि आपको टनकपुर बैराज तक छोड़ देगा। यहाँ पर बैराज के पास कई सारे बाइक वाले खड़े रहते हैं, जो कि आपको 50 रुपये में सिद्धधाम मंदिर तक ले जाते हैं। एक ही रहेगा 100 रुपये। मैंने बाइक वाले से 100 रुपये में डील तय कर ली थी। बाइक वाला मुझे सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन कराने के बाद वापस मुझे टनकपुर बस स्टेशन तक छोड़ेगा। यहाँ पर टनकपुर बैराज के पास
शारदा नदी बहुत ही ज़्यादा चौड़ी दिख रही थी और साथ ही साथ इसके अगल बगल बने हुए पहाड़ बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। टनकपुर बैराज शारदा नदी पर बना है। इस बैराज से होकर शारदा नदी बहती है। शारदा नदी में बहते पानी की ताकत का इस्तेमाल करके टनकपुर पावर स्टेशन में बिजली बनाई जाती है। बैराज को पार करते ही नेपाल आ जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट पर आपको अपना पहचान पत्र दिखाकर इन्फॉर्मेशन लिखवानी पड़ती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप नज़ारा देखिए, शाम के इस वक्त पर कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। एक तरफ शारदा नदी है और उसके तीनों तरफ पहाड़ी वादियाँ हैं। शाम के इस वक्त पहाड़ भी ब्लू ब्लू से दिखाई दे रहे हैं। सिद्ध धाम की ओर जाते हुए आपको पूरे रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देंगे। जहाँ कुछ टाइम पहले तक हम भारत में थे तो इस वक्त हम नेपाल में चल रहे थे। यहाँ सिद्ध बाबा धाम के पास पहुँचने से पहले आपको कई सारी प्रसाद की, साज सजावट की चीज़ों की, कपड़ों की, मालाओं की दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर रुककर आप खरीदारी कर सकते हैं। आप सामने सिद्ध धाम बाबा के मंदिर का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा की अहम कड़ी नेपाल स्थित बाबा सिद्ध धाम से भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि मां के दर्शन को आने वाले यात्री नेपाल जाकर बाबा सिद्धनाथ के दर्शन कर यात्रा पूरी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले भगवान विष्णु जी का मंदिर बना हुआ था। ओम नमो भगवते नारायण नमः। नारायण नारायण। यहाँ कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरि के भक्त थे, जो रोज़ देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरि अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इस बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। जब देवी को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं, उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के साथ बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ अलग अलग रूप में उनके मंदिर स्थापित हुए। पूर्णागिरि धाम के ठीक सामने नेपाल में भी बाबा के शरीर का एक टुकड़ा गिरा था, जहाँ बाद में बाबा का मंदिर स्थापित हुआ। यहाँ सिद्ध धाम परिसर में भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर बना हुआ था। पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन के बाद नेपाल के ब्रह्मदेव में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन करना भी ज़रूरी माना जाता है, जिससे पूर्णागिरि यात्रा को पूर्ण माना जाता है। मां पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने के बाद काफ़ी सारे श्रद्धालु नेपाल की ओर जाते हैं। सिद्धनाथ मंदिर भले ही नेपाल में स्थित हो, परंतु ये मंदिर पूर्णागिरि धाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मां पूर्णागिरि की धार्मिक आस्था नेपाल से जुड़ी होने के कारण नेपाल के लोगों की आस्था भी मां पूर्णागिरि के प्रति उतनी ही है जितनी कि भारतीयों की है। अब मेरी पूर्णागिरि धाम की यात्रा पूर्ण हुई। अब मुझे निकलना था वापस टनकपुर बस स्टेशन के लिए। मंदिर से वापस जाने से पहले एक बार मैं फिर से भगवान विष्णु जी के मंदिर के सामने गया, प्रणाम किया और आ गया बाहर की तरफ। जिस बाइक से मैं आया था वो मंदिर के बाहर ही खड़ी थी। उस पर बैठकर मैं निकल पड़ा वापस टनकपुर जाने के लिए। यहाँ वापस टनकपुर जाते हुए एक बार फिर से टनकपुर बैराज देखने को मिला और यहाँ के सीनिक व्यूज़ बहुत ही कमाल के हैं। मैं कुछ देर में बस स्टेशन पहुँच गया था। यहाँ पर पहुँचकर मैंने आलू मटर की टिक्की खाई, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। उसके बाद मैंने यहाँ से अमरूद लिए रास्ते के सफ़र के लिए। ठेले वाला अमरूद में काला नमक और मिर्च मसाले लगाकर अमरूद को बेच रहा था। तो ये थी मेरी पूर्णागिरि धाम की यात्रा। आशा है
आप सभी लोगों को मेरा पूर्णागिरि धाम की यात्रा का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो